तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और सभी को राम राम। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का जो सेशन रहने वाला है, ये तीसरा सेशन है इस पार्ट का, जो ये अभी हम पेपर कर रहे हैं। और ये पेपर कर रहे हैं जे के एस एस बी का जो पेपर था 2023 का, हाल ही में जो पेपर हुआ था, इसमें 120% थे। और 120 में से जो है, पहले सेशन में हमने 1 से 40% किए, दूसरे में 41 से 80 तक परसेंट किए, और आज तीसरा सेशन है, इसमें 81 से 120 तक परसेंट हम करने वाले हैं। तो फटाफट सटासट सेशन का ये पार्ट है। तो सभी साथी से वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट कंटेंट प्राप्त करने के लिए आप हमारे स्टडी होम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको कोर्स है, ई बुक है, टेस्ट सीरीज है और पीडीएफ नोट्स है, आपको प्रोवाइड होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कंटेंट जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो आप प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी क्वेरी हो इन नंबरों पर संपर्क करें। प्रश्न संख्या 81, What is Form 51 issued by the Ministry of Road Transport and Highways related to? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी फॉर्म 51 किससे संबंधित है? फिटनेस, बीमा, प्रदूषण, मोटर वाहनों का राज्य रजिस्टर, यानी सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, स्टेट रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल्स। तो आप सभी को पता होगा, इंश्योरेंस से संबंधित फॉर्म संख्या 51 होता है। आप सभी को विदित होगा कि मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 146, यहाँ पे आपके पास में इंश्योरेंस आपके पास में होना चाहिए। अगर आप इंश्योरेंस नहीं बनवाते हैं गाड़ी का, तो 196 जो सेक्शन है, इसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर ऑफेंस लगता है, और जो कि फर्स्ट टाइम 2000 रुपये का आपका होता है। तो प्रश्न का जवाब हो जाएगा बीमा का प्रमाण पत्र, यानी सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। Question number 82, which of the following is located on the fuel pump to transfer electrical signals into mechanical action? निम्नलिखित में से कौन विद्युत संकेतों को यांत्रिक क्रिया में स्थानांतरित करने के लिए ईंधन पंप पर स्थित होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएटर्स, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, विद्युत नियंत्रण इकाई और ईंधन इंजेक्टर। तो यहां पर आपको पता होगा कि जो निम्नलिखित में से कौन विद्युत संकेतों को यांत्रिक क्रिया में स्थानांतरित करने के लिए ईंधन पंप पर स्थापित होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएटर्स। यानी कि इलेक्ट्रो का मतलब है लाइट से चलता है, बैटरी से चलता है। मैग्नेटिक यानी कि एक लाइट से चलने वाली चुंबक होती है, यानी एक चुंबकीय स्विच होता है जो बैटरी के करंट से चलता है। आप सभी ने देखा होगा जो FIP होता है, इस FIP में एक जो बैटरी होती है, हमारी बैटरी जो होती है, इसका प्लस और माइनस, इसमें दो आपको पता होते हैं। तो इनमें से प्लस वाला जो तार होता है इस FIP में जुड़ा होता है, यानी कि इस FIP को करंट चाहिए, तभी फ्यूल की सप्लाई यहाँ पर हो पाती है। जब तक इसमें करंट नहीं जाएगा तब तक फ्यूल की सप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर इसके लिए क्या लगा होता है, एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एक्चुएटर्स, यानी कि इसमें ऐसा सिस्टम लगा रहता है जो इसमें जब हम इग्निशन स्विच को ऑन करेंगे तभी फ्यूल इंजेक्शन पंप है वो फ्यूल की सप्लाई को ऑन करेगा, वरना ऑफ कर देगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83, Which of the following is not a crucial factor on which the safe speed of a driver depends upon? निम्नलिखित में से कौन सा वह महत्वपूर्ण कारक नहीं है जिस पर चालक की सुरक्षित गति निर्भर करती है? यानी ऐसी कौन सी बात है जो मतलब कि सुरक्षित गति पर के लिए मतलब कारण इसका नहीं है? तो सड़क की स्थिति, ड्राइवर की हालत, वाहन की स्थिति, यात्री की हालत। यानी कि अगर सड़क की स्थिति खराब है तो स्पीड प्रभावित होगी, ड्राइवर की हालत खराब है तो भी होगी, वाहन की स्थिति खराब है तो भी यहाँ पर स्थितियाँ गति को लेकर जो है गड़बड़ हो सकती है। लेकिन यात्री अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर बीमार भी व्यक्ति है तो भी वहाँ पर जो है गाड़ी को चलने में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रूशियल फैक्टर ऑन विच द सेफ स्पीड ऑफ ए ड्राइवर डिपेंड्स अपॉन। यानी एक सेफ सुरक्षित जो स्पीड होती है वो डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पर यात्री की जो हालत इस पर डिपेंड नहीं करती। सड़क की स्थिति, ड्राइवर की हालत, वाहन की स्थिति, ये तीनों स्थितियां एक सेफ स्पीड के लिए जिम्मेदार होती है। प्रश्न संख्या 84, Which of the following does not help to reduce fatigue during night driving? निम्नलिखित में से कौन सा रात की ड्राइविंग के दौरान थकान को कम करने में मदद नहीं करता है? यानी कि आपको रात के समय थकान होती है तो इसे कम करने में कौन सी चीज है जो हेल्प नहीं करेगी? हैव ए कप ऑफ कॉफी,
यूज डिप्ड हेडलाइट, लिस्टन टू द रेडियो, स्टोव एट ए सेफ प्लेस एंड स्लीप फॉर ए वाइल। यानी कि इनमें से जो आप अगर सो जाते हैं तो आपको आराम मिल जाएगा, रेडियो सुनेंगे तो भी आपको आराम मिलेगा, थोड़ी सी थकान दूर होगी रेडियो सुनने से भी, और अगर आप एक कप कॉफ़ी पी लेते हैं तो भी यहाँ पर आपकी थकान को है कम करने में मदद मिलती है। हेडलाइट, अगर आप हेडलाइट का ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपको इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि आपको जो नींद आ रही है या आप जो थकान महसूस कर रहे हैं उसको दूर किया जा सके। म्यूजिक से क्या होता है, आपकी थकान जो है इससे थोड़ा सा क्या है कि आप चहल पहल में आ जाते हैं और फिर से जो बोरिंग जो महसूस आप करते हैं वो इससे दूर हो जाता है। कॉफ़ी पी लेंगे तो कुछ समय के लिए आप रिलैक्स महसूस करेंगे, और अगर आप सेफ स्थान पर रोक के आप अगर यहाँ पे सोएंगे, थोड़ा सा आराम कर लेंगे, सो जाएंगे, तो भी यहाँ पर आपकी थकान दूर हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन द केस ऑफ इंजरीज टू मस्कल जॉइंट्स और बोन्स। यानी कि मांसपेशियों की जोड़ों या हड्डियों में चोट लगने की स्थिति में क्या करने से बचना चाहिए। अप्लाई आइस पैक, पुट ए स्प्लाइंट ऑन द इंजर्ड लिम्फ, शिफ्ट द इंजर्ड टू द हॉस्पिटल, मेक द इंजर्ड पर्सन लीन फॉरवर्ड। यानी घायल व्यक्ति को आगे की ओर झुकाएं, घायलों को अस्पताल ले जाएं, घायल अंग का स्प्लिट लगाएं, आइस पैक लगाएं। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये काम आप नहीं कर सकते। घायल व्यक्ति अगर है, मांसपेशियों या के जोड़ों या हड्डियों में चोट आ गई तो फिर आप व्यक्ति को आगे की ओर झुकाव नहीं करवा सकते। यानी अगर नॉर्मल कोई श्वास नली में कोई दिक्कत है तो आप करवाते हैं, लेकिन अगर हड्डी जोड़ कोई मांसपेशी टूट गई है, खिंचाव आ गया है, तो आप ये आगे की ओर झुकाने वाला काम नहीं कर सकते एक इंजर्ड पर्सन को, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 फॉर ए व्हीकल रजिस्टर्ड आउटसाइड द स्टेट, what is the time duration for the transfer to forward the NOC to the registering authority। आप सभी को विदित होगा कि यहां पर जो आरसी होती है गाड़ी की आरसी जो होती है, इसके लिए अप्लाई फॉर्म संख्या 20 में करते हैं और इसे जारी फॉर्म संख्या 23 में करते हैं, ठीक है। अब आपको पता होगा जब आप इसको ओनरशिप को ट्रांसफर करते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर होता है, तो यहां पर अगर सेम स्टेट है, सेम दोबारा से करता हूं मैं, सेम स्टेट है तो यहां पर आपको 14 दिन का टाइम मिलता है। अदर स्टेट में अगर आप इसको ओनरशिप को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो 45 दिन का टाइम आपको यहां पर मिलता है, ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 45 डेज, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूं मैं। प्रश्न संख्या 87, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोटर कार हैविंग एन अनलेडन वेट ऑफ नॉट मोर देन 7500 किलोग्राम्स। उस मोटर कार का क्या नाम है जिसका भार बिना लादे 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं है। तो आप सभी को विदित होगा कि यहां पर एलएमवी गाड़ी होती है, इसका वजन जो होता है एलएमवी का दोबारा से बता देता हूं मैं, एलएमवी जो गाड़ी होगी उसका वजन 7.5 टन होगा, और एमएमवी जो गाड़ी होगी मीडियम मोटर व्हीकल होगी उसका 7.5 टू 12 तक होगा, और एचएमवी जो गाड़ी होगी हेवी, इसका 12 टन से अधिक वजन होगा, टन से अधिक होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से होता है। तो यहां पर पूछा किसका है कि भाई 7500 मोर देन, बिना लादे जो 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं है, मतलब कि लाइट मोटर व्हीकल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। For applicants above the age of 40 years, which form needs to be filled while furnishing a medical certificate for a new driving license। 40 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते समय कौन सा फॉर्म भरना होता है। आप सभी को विदित होगा कि यहाँ पर एलएमवी लाइसेंस जब बनवाते हैं, है ना, तो एलएमवी लाइसेंस अगर आप 40 साल से पहले बनवाते हैं तो फॉर्म संख्या 1 में आप स्व घोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देते हैं, स्व घोषणा प्रमाण पत्र यहां पर देते हैं कि मैं स्वस्थ हूं। लेकिन जब आपकी उम्र 40 प्लस हो जाती है या आप एचएमवी लाइसेंस बनवाते हैं, दोनों ही मामलों में, या तो एलएमवी के मामले में 40 से ज्यादा उम्र है या एचएमवी आप बनवाते हैं, तो यहां पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के रूप में फॉर्म संख्या 1A भर के देना होता है, जो कि एक डॉक्टर बना के देता है। आप सभी को विदित होगा इस जो डॉक्टर प्रमाण पत्र देगा इसकी वैलिडिटी 6 माह तक आपको यहां पर होती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी फॉर्म संख्या 1A हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89,
Which section of the Motor Vehicle Act permits the breath test of a driver suspected of drunken driving? मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा नशे में गाड़ी चलाने के संदेह वाले ड्राइवर के सांस परीक्षण की अनुमति देती है? आप सभी को विदित होगा कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 शराब पीकर ड्रंकन ड्राइविंग के बारे में उल्लेख करती है। ड्रंकन ड्राइविंग, ठीक है। यहां पर आप शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे तो यहां पर आपका जो खून है इसमें 30 mg से ज्यादा अगर आपकी एल्कोहल पाई जाती है किसमें 100 ml ब्लड में, तो यहां पर आप अपराधी है। लेकिन इसका परीक्षण करने के लिए सेक्शन 203 ये जोड़ा गया है जिसमें आपका जो है श्वास ब्रीथ टेस्ट आपका हो सकता है, श्वास परीक्षण भी हो सकता है और ब्लड टेस्ट प्रयोगशाला परीक्षण में आता है जो कि धारा 204 में आता है। यहां पर आपको दो चीजें देखनी है, यहां पर ब्रीथ टेस्ट का पूछे श्वास परीक्षण का तो धारा 203 है, ठीक है। और प्रयोगशाला परीक्षण का पूछे प्रयोगशाला परीक्षण तो प्रयोगशाला है ना, जो लाइब्रेरी जो टेस्ट होता है तो वो यहां पर धारा 204 में आता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट डज द गिवन इमेज सिग्निफाई? दी गई छवि क्या दर्शाती है? यहां पर आप देख पा रहे हैं जो ट्रैफिक पुलिस वाला है वो पीछे के जो पीछे से जो भी आ रहे हैं, अच्छा ये दूसरा हाथ भी राइट हैंड जो है वो छाती पे है ना। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं चेस्ट पे राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड से इस प्रकार से है, तो ये वीआईपी सैल्यूट है भाई। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, टू गिव वीआईपी सैल्यूट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91, टू विच कैटेगरी डज द फॉरम रिलेटेड टू द कवर नोट बिलोंग? कवर नोट से संबंधित प्रपत्र किस श्रेणी का? बहुत अच्छा प्रश्न है। वाहन संबंधी, परमिट संबंधी, ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन डीलर संबंधी। तो यहां पर एक्चुअल में तो जो कवर नोट होता है वो यहां पर है ही नहीं, यानी कि कवर नोट किससे संबंधित है वो यहां पर नहीं है। देख लीजिए वाहन से संबंधित दस्तावेजों का है। अब एक्चुअल में जो कवर नोट होता है इसका संबंध इंश्योरेंस से है भाई, इंश्योरेंस, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस से संबंधित यानी कि बीमा से संबंधित है। आप सभी को विदित होगा कि इंश्योरेंस के लिए फॉर्म संख्या 51 जो फॉर्म संख्या है हम इसमें अप्लाई करते हैं इंश्योरेंस के लिए, ठीक है। तो 51 नंबर में इंश्योरेंस कट के आती है। प्रश्न संख्या 92 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्लीमेंट्स द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ ए बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टेक्नोलॉजी? निम्नलिखित में से कौन सी बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी के कार्य सिद्धांतों को लागू करती है? यानी कि निम्न में से कौन सी बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी के कार्य सिद्धांतों को लागू करती है? तो ये टाटा टिगोर हो जाएगी। यानी कि जो ये सिद्धांत दिया गया ना, कौन सी बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी कार्य सिद्धांतों को लागू करती है, तो टाटा टिगोर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर, ये फैक्ट है भाई। प्रश्न संख्या 93, Which of the following is not a part of the daily inspection of a vehicle? निम्नलिखित में से कौन सा वाहन के दैनिक निरीक्षण का हिस्सा नहीं है? चेक द इंजन ऑयल लेवल, बिल्कुल ठीक है, होता है इसका। चेक द कूलेंट लेवल ऑफ द रेडिएटर, ये भी ठीक है। चेक द टायर प्रेशर, ये भी ठीक है। चेक द ब्रेक्स, आपको डेली के ब्रेक चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। What does the last M stand for the MSM रूल ऑफ ए ड्राइविंग, है ना। तो यहां पर ये कह रहा है कि ड्राइविंग के MSM नियम के अंतिम M का क्या अर्थ है? आप सभी को पता होगा MSM। तो यहां पर M का तो होता है मिरर यानी दर्पण, S का मतलब होता है सिग्नल, क्या होता है? सिग्नल। और इस M का मतलब क्या है यही यहां पे पूछा है, तो बहुत ही गजब का प्रश्न है। तो इस M का मतलब होता है मैन्यूअर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, MSM। दोबारा से बता दूं, M का मतलब होता है जो मिरर, S का मतलब होता है सिग्नल और इस M का मतलब होता है मैन्यूअर यानी पैंतरेबाजी। यानी कि आप जब भी कोई काम करते हैं आप सभी को पता होगा सबसे पहले आप क्या देखेंगे? मिरर देखेंगे। मिरर देखेंगे, मिरर देखे तो आपको मिरर में अगर कोई दिक्कत नहीं लगी तो फिर आप सिग्नल देंगे जिधर भी आपको टर्न लेना है। सिग्नल देने के बाद में लास्ट में आप फिर से एक बार चेक, ये 1 नंबर काम, 2 नंबर काम, ये 3 नंबर काम पर आप मैन्यूअर करेंगे, पैंतरेबाजी करेंगे। यानी जो चीज मिरर और सिग्नल से नहीं हो पाएगी उनको आप वेरिफिकेशन करते हुए फिर से आप अपनी गर्दन को इधर उधर देख के आप ब्लाइंड स्पॉट को चेक करेंगे कि कहीं से कोई दिक्कत तो ज्यादा मुझे नहीं होगी। तो ये पैंतरेबाजी होती है, एक चालाकी होती है ड्राइवर की। तो उस समय अगर कोई दिक्कत नहीं तो आप चौथा काम एक्ट कार्यवाही वो
वो पूरी कर देंगे, है ना। तो ये 4 काम होते हैं और इसके लिए PSLA ये नियम लागू होता है, यानी पोजीशन स्पीड लुक एक्ट, ये 4 नंबर का होता है, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले आपको यहां पर MSM के बारे में कि मिरर, सिग्नल और मैन्यूअर, ये 3 नाम होते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। What is the alcohol limit for a driver to be considered a drunk driver? सभी को विदित होगा 185 सेक्शन जो है, यहाँ पर जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो जुर्माने का प्रावधान है और फर्स्ट टाइम आपका 10,000 का ऑफेंस लगता है या आपको यहाँ पर 6 माह की कैद होती है या दोनों होती है। तो यहाँ पर आपको बोतल चूस के दादागिरी करके गाड़ी आपको नहीं चलानी है, दारू पी के गाड़ी हम नहीं चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है जो इसकी लिमिट है वो होती है 30 mg। 30 mg किस में? 100 ml ब्लड में, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, मोर देन 30 mg पर 100 ml है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 है। Which of the following steps must be avoided during brake failure conditions? ब्रेक विफलता की स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी कदम से बचना चाहिए? पंपिंग हार्ड द ब्रेक पेडल सेवरल टाइम्स, बिल्कुल ये काम आप कर सकते हैं। जब ब्रेक फेल होते हैं तो आप ब्रेक को बार बार पंप कर सकते हैं। अप्लाई पार्किंग ब्रेक स्लोली, और ब्रेक फेल हो जाने पे आप धीरे धीरे जो पार्किंग ब्रेक है उनका भी इस्तेमाल करके गाड़ी को कंट्रोल में कर सकते हैं। ड्राइविंग द व्हीकल टू द नियरेस्ट गैरेज, आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं और आप जो नजदीकी गैराज है वहां तक गाड़ी चला रहे हैं। एक चलो ये देखते हैं, शिफ्टिंग द व्हीकल टू द लोअर गियर, वाहन को निचले गियर में शिफ्ट करना, ये भी काम ठीक है। आप धीरे धीरे जो अगर ब्रेक फेल हो गए हैं तो धीरे धीरे आप निचले गियर में गाड़ी लाएंगे और रोकेंगे। कभी भी यहां पर ब्रेक फेल हुई गाड़ी को गैराज भी आपको चला के नहीं ले जानी है, नहीं समझे, क्योंकि बिना ब्रेक की गाड़ी को आप कैसे भी नियंत्रण में नहीं रख पाएंगे और गाड़ी से एक्सीडेंट होने के 100 में से 100% यहाँ पे जो है चांसेस रहते हैं। इसलिए आप गैराज में गाड़ी को चलाकर नहीं ले जा सकते जब तक गाड़ी के ब्रेक नहीं है। आप बिना ब्रेक और बिना स्टीयरिंग या बिना क्लच के आप गाड़ी को वहां से नहीं ले जा सकते चलाकर, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वाहन को निकटतम गैरेज तक ले जाना। क्वेश्चन नंबर 97, which of the following is an example of alternative fuel contributing to the reduction of vehicular pollution? निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक ईंधन का उदाहरण है जो वाहन प्रदूषण को कम करने में योगदान देता है? आप सभी को पता होगा, एक तो होता है डीजल, एक होता है पेट्रोल, एक होता है आपके यहाँ पर CNG, एक होता है LPG। तो ये आपको जो ये है ना, ये पेट्रोल और डीजल, ये क्या है? एक प्रकार का जो रेगुलर फ्यूल है जिसको हम लगातार यूज कर रहे हैं, तो ये तो पोल्यूशन करते ही है। और इन्हीं का रूप है गैसोलीन। गैसोलीन भी एक प्रकार का पेट्रोल का ही जो है शुद्ध हवा रूप होता है, ठीक है। तो यहां पर आप सभी को पता होगा कि ये चीजें हम तीनों को तीनों पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आपको कोई पूछे गैसोलीन इंजन का, तो यहां पर गैसोलीन इंजन पेट्रोल इंजन को ही बोलते हैं, ठीक है ना। ये पेट्रोल इंजन ही गैसोलीन इंजन होता है। तो फिर हम प्रदूषण को कम करने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं? इथेनॉल का प्रयोग कर सकते हैं। ये एक विकल्प के तौर पे हमारे लिए फ्यूल के लिए है। प्रश्न संख्या 98, What does the inspection of the propulsion system of a vehicle include? किसी वाहन की प्रणोदन प्रणाली के निरीक्षण में क्या शामिल होता है? इंस्पेक्शन ऑफ प्रोपल्शन सिस्टम, यानी कि जो प्रणोदन प्रणाली है। चेकिंग द स्मोक एंड नॉइज इमिशन लेवल्स, धुएं और शोर उत्सर्जन के स्तर की जांच करना, ठीक है, बात तो ठीक है। टायरों और सड़क के पहियों की जांच करना, ठीक है। यहां पर है सीट बेल्ट की जांच करना, हॉर्न और विंड स्क्रीन वाइपर की जांच करना। तो यहां पर जो नाम आया है प्रोपल्शन सिस्टम या प्रणोदन प्रणाली, यानी कि जो गाड़ी का एग्जॉस्ट जो सिस्टम है उसके बारे में बात हो रही है। और एग्जॉस्ट सिस्टम में आप सभी को पता है, इसकी अगर आप निरीक्षण करेंगे तो यहां पर चेकिंग द स्मोक एंड नॉइज इमिशन लेवल्स, इनकी जांच करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, Which section of the Motor Vehicle Act deals with the issuance of the no objection certificate? यानी मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित है? आप सभी को विदित होगा कि यहां पर NOC जो होती है, कब इसकी आवश्यकता होती है? जब राजस्थान में कोई पंजीकृत जो व्हीकल है उसको अगर आप MP या जम्मू ले जाते हैं, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू में ले जाएंगे तो वहां पर आप इसका प्रयोग 12 माह से ज्यादा तक नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। 12 माह से ज्यादा तक आपका इसका प्रयोग यहाँ पे आप MP में करना चाहते हैं, यहां से आपने बेच दिए गाड़ी को, मालिक वहां का है,
तो आप अगर ओनरशिप को ट्रांसफर करवाना चाहते हैं राजस्थान से जम्मू या एमपी में, तो यहां पर आपको राजस्थान में जहां पर यह गाड़ी पंजीकृत है वहां से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या होता है कि जो यहां पर है अदर स्टेट ट्रांसफर का मामला, अदर स्टेट ट्रांसफर की अगर बात आ जाती है तो यहां पर एनओसी की आवश्यकता होती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा अदर स्टेट का जो जुगाड़ है वो धारा यहां पर 47 है और 12 मंथ की लिमिट आपको देती है, और 47 के तहत अगर आप किसी दूसरे स्टेट में अगर आप असाइनमेंट बनाएंगे तो वो फॉर्म संख्या यहां पर कौन सा होगा, फॉर्म संख्या 27 में होता है। फॉर्म संख्या 27 में जब भी आप न्यू असाइनमेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो यहां पर आपको फॉर्म संख्या 28 नंबर फॉर्म में आपको एनओसी देनी पड़ेगी। यानी अब बात आ जाती है एनओसी पर। एनओसी फॉर्म संख्या 28 में देनी होती है, लेकिन धारा पूछे तो धारा 48 होती है। फॉर्म पूछे ये तो है फॉर्म पूछे तो 48 है, और सेक्शन पूछे तो यहां पे 48 है। ठीक है, फॉर्म 28 सेक्शन 48। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डन टू कंट्रोल व्हीकल पॉल्यूशन, वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि आप पॉल्यूशन को कम करना चाहते हैं, कम को नियंत्रित करने के लिए क्या नहीं कर सकते। मेंटेनेंस ऑफ द रिकमेंडेड टायर प्रेशर, बिल्कुल आप जो रिकमेंड किया गया है वही प्रेशर रखेंगे। एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स इंस्टेड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, यानी सार्वजनिक परिवहन के स्थान पर निजी वाहनों का व्यापक उपयोग। यहां पर क्लीनिंग ऑफ द कार्बन डिपॉजिट फ्रॉम द साइलेंसर, यानी साइलेंसर में से कार्बन को हटा देंगे जो जमता है। कीपिंग द फ्यूल फिल्टर क्लीन, और फ्यूल फिल्टर को साफ रखेंगे, ये काम भी ठीक है। साइलेंसर में कार्बन जमा होगा उसको भी ठीक करेंगे, ये भी ठीक है। अनुशासित आप अगर टायर में हवा का प्रेशर रखेंगे जो कि रिकमेंड किया गया है तो भी ठीक है। लेकिन यहां पर आप निजी गाड़ियों का प्रयोग ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रूप में आप करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स इंस्टेड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर गैर कानूनी काम होगा और यहां पर यह काम आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स इंस्टेड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। क्वेश्चन नंबर 101, विच बॉडी पार्ट प्रोवाइड्स एयरटाइट कंपार्टमेंट टू सील द कंबस्टिबल गैसेस ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक के दौरान ज्वलनशील गैसों को सील करने के लिए शरीर का कौन सा भाग एयरटाइट कंपार्टमेंट प्रदान करता है। निकास वाल्व यानी कि एग्जॉस्ट वाल्व, इनलेट वाल्व, वॉल्विंग वाल्व स्प्रिंग और पिस्टन पिन। आप सभी को विदित होगा यह होता है आपका इंजन, और इस इंजन में सबसे ऊपर का भाग होता है सिलेंडर हेड, बीच का भाग होता है सिलेंडर बोर और नीचे का होता है ऑयल संप। ठीक है ना, ये तो ऑयल संप हो गया, ये सिलेंडर ब्लॉक हो गया सीबी। ठीक है, यहां पर जो हेड होता है यहां से एक होता है अंदर जो फ्यूल आने के लिए, एक होता है बाहर जाने के लिए, तो यहां पर लगे होते हैं वाल्व। ठीक है, अब यहां पर जब आप पावर स्ट्रोक के दौरान ज्वलनशील गैसों को सील करने के लिए शरीर का कौन सा भाग एयरटाइट कंपार्टमेंट प्रदान करता है, तो जब जैसे ही पावर स्ट्रोक के दौरान गैसें जलेगी तो उनको बाहर जाने से कौन रोकेगा ताकि वो पिस्टन को नीचे की ओर धकेले, तो वो काम करेगा वाल्व की स्प्रिंग। वाल्व तो बंद करेगा और उसको टाइट रखने का काम जो है वो स्प्रिंग करेगी। तो यहां पर वाल्व स्प्रिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, यानी कि जो वाल होते हैं ना अंदर आने के लिए बाहर जाने के लिए, तो इनको जो टाइट रखेंगे वो कौन रखेंगे, यहां पर स्प्रिंग होती है, यहां पे स्प्रिंग होती है, तो इनको खींचे हुए रखेंगे और एकदम टाइट रखेंगे ताकि जो आपका पावर स्ट्रोक के दौरान कितना खतरनाक प्रेशर होगा उससे भी वो नहीं खुलेगा, है ना। तो ये संभव है केवल स्प्रिंग के कारण, वो भी वाल्व स्प्रिंग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following is not a health hazard caused due to air pollution caused by vehicles? वाहनों से होने वाले प्रदूषण के कारण निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संबंधी खतरा नहीं है। फेफड़ों का संक्रमण यानी कि लंग इन्फेक्शन, कैंसर, हार्ट डिसीज और ये क्या है डायरिया, दस्त जिसे हम कहते हैं। तो यहां पर जो वायु प्रदूषण है उसे फेफड़ों की दिक्कत आ सकती है, कैंसर भी हो सकता है, हार्ट डिसीज यानी कि दिल की बीमारी भी हो सकती है, लेकिन दस्त लगने वाली जो बात है यहां पर आपको वायु प्रदूषण से नहीं हो सकती, है ना। तो वायु प्रदूषण से दस्त नहीं लग सकती। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, इसीलिए इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103,
Which of the following is not a valid purpose of towing a vehicle? यानी आप वाहन को टो कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, पीछे खींच सकते हैं उसको, लेकिन किन कारणों से एक वैलिड कारण या रीजन नहीं है? टू रीच द नियरेस्ट फिलिंग स्टेशन, आप नियरेस्ट नजदीकी किसी फिलिंग स्टेशन पे जाते हैं, बिल्कुल टो कर सकते हैं। टू रीच द नियरेस्ट गैराज, गैराज में भी जा सकते हैं। टू डिलीवर समथिंग अर्जेंट, यानी कि आप किसी को इसको मतलब डिलीवर करने के लिए भी कर सकते हैं। टू पार्क इट ऑन द रोड साइड, यानी इसे सड़क के किनारे पार्क करने के लिए, यानी गाड़ी बीच में खड़ी है, इसे आप साइड में पार्क करेंगे तो इसके लिए भी आप टो करते हैं, ये गलत बात है, आप टो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर डी टू पार्क इट ऑन द रोड साइड, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। बाकी तीनों कारणों के लिए आप इसको टो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गाड़ी को केवल साइड में लगाना चाहते हैं, सही गाड़ी है, तो आप उसको टो करके नहीं कर सकते, आपको चालू करके ही करनी पड़ेगी। तो यहां पर पर्सन संख्या 104 है। Which road sign inform the driver about a restricted forward movement, यानी कौन सा सड़क चिन्ह ड्राइवर को प्रतिबंधित आगे की गति के बारे में सूचित करता है? तो यहां पर डगमगाया हुआ चौराया, वाई इंटरसेक्शन त्रिभुज में होगा, टी इंटरसेक्शन ये भी त्रिभुज में होगा, राउंड अबाउट ये भी त्रिभुज में होगा। तो यहां पर पूछा क्या है, कौन सा सड़क चिन्ह ड्राइवर को प्रतिबंधित आगे की गति, यानी कि Which road sign inform the driver about a restricted forward movement? restricted forward movement यानी कि रेस्ट्रिक्शन लगा है कि आपको आगे नहीं बढ़ना है, तो वो गोल आकृति में होगा भाई, किस में होगा? गोल आकृति में, यहां पर ये संकेत हो सकता है। लेकिन यहां पे पूछा क्या है, कौन सा सड़क चिन्ह ड्राइवर को प्रतिबंधित आगे की गति यानी कि रेस्ट्रिक्टेड फॉरवर्ड मूवमेंट, आपको आगे नहीं जाना है, को सूचित करता है? तो यहां पर भाई डगमगाया हुआ चौराया, डगमगाया हुआ चौराया होगा, जिसमें एक सड़क इधर होगी, एक उधर होगी, एक इधर होगी। इसमें तो रोड कंटिन्यू होगी, आप आगे बढ़ सकते हैं, और इसमें कह रहे हैं आप आगे नहीं जा सकेंगे, यानी कि आप फॉरवर्ड में सीधे नहीं बढ़ सकते। वाई इंटरसेक्शन होगा, तो वाई इंटरसेक्शन इस टाइप से होगा, आप अगर इधर से भी जा रहे हैं तो इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, दोनों साइड में होगा। अच्छा, टी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा भाई। देखो यहां पर क्या है कि यहां पर जो रोड है ऐसे माना कि ये टी बना हुआ है, अब आप यहां पर आगे जाएंगे तो आप फॉरवर्ड में नहीं जा सकते, आपको लेफ्ट में या राइट में मुड़ना पड़ेगा, है ना। तो कौन सा सड़क चिन्ह ड्राइवर को प्रतिबंधित आगे की गति के बारे में सूचित करता है? तो यहां पर टी चौराया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following is not contained in a standard job card, यानी कि निम्नलिखित में से क्या एक मानक जॉब कार्ड में शामिल नहीं होता? मैकेनिक का नाम जो इसको सही करता है बिल्कुल होते हैं, मैकेनिक के हस्ताक्षर, ग्राहक के हस्ताक्षर ये भी होते हैं, पर्यवेक्षक का नाम, नेम ऑफ द सुपरवाइजर, जो सुपरवाइजर होगा तो उसका नाम, तो हाँ बिल्कुल उसका भी नाम होता है, सुपरवाइजर का भी नाम होता है उसमें, यानी सुपरविजन जो करेगा उसका नाम होगा, ग्राहक के हस्ताक्षर होंगे, मैकेनिक के हस्ताक्षर की आवश्यकता यहां पर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जॉब कार्ड होता है जब गाड़ी की आप सर्विस करवाते हैं, तो उस समय जो सर्विस स्टेशन पे जो लोग होते हैं वो आपको एक जॉब कार्ड बना के देते हैं कि इस गाड़ी में हम क्या क्या तैयार करेंगे और इसका क्या चार्जेस रहेगा, क्या टाइम लगेगा और इस गाड़ी में क्या क्या समस्याएं हैं, है ना। तो उससे संबंधित एक जॉब कार्ड बनता है कार्य करने के लिए। Which chapter deals with the scheme for renting motor cabs, कौन सा अध्याय मोटर कैब किराए पर लेने की योजना से संबंधित है? चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 7, चैप्टर 5। तो यहां पर चैप्टर जो 5 है, यहां पर मोटर कैब के बारे में यहां पर उल्लेख है वो करता है। प्रश्न संख्या 107, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ए ड्राइवर टू बी फिजिकली फिट टू ड्राइव, एक ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए शारीरिक रूप से फिट होने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? हैव ए गुड एंड क्लियर विजन ऑफ द रोड, बिल्कुल ठीक है, ये काम तो होना ही चाहिए, यानी कि होने के लिए सबसे जो जरूरी होता है वो ये तो यही है कि यार हैव ए गुड एंड क्लियर विजन ऑफ द रोड, ये सड़क की अच्छी और स्पष्ट दृष्टि रखें। कैरी ए फुली इक्विप्ड टूल किट, टूल किट से क्या मतलब होगा? हैव ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, यूज द सीट बेल्ट, ये काम तो सारे के सारे अच्छे ही है, लेकिन एक मतलब शारीरिक रूप से फिट होने के लिए क्या आवश्यक होता है? हैव ए गुड एंड क्लियर विजन ऑफ द रोड, यानी सड़क की अच्छी और दृष्टि रखें, स्पष्ट दृष्टि रखें, यानी आपकी अगर दृष्टि सही है तो सब कुछ अच्छा होगा, नहीं तो कहीं पर भी दुर्घटना होने की पूरी संभावना रहती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108 है, which type of lubrication system is used in all the engine equipped with semi floating piston pins, यानी सेमी फ्लोटिंग पिस्टन पिन से सुसज्जित सभी इंजनों में किस प्रकार की संवहन प्रणाली का उपयोग किया जाता है, यानी कि किस प्रकार के लुब्रिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है? तो स्प्लैश,
बल फीड यानी कि फोर्स फीड सिस्टम, फुल फोर्स फीड सिस्टम पूर्ण बल फीड प्रणाली, और कंबाइंड स्पैल्स एंड फोर्स फीड सिस्टम यानी संयुक्त स्प्लैश और बल फीड प्रणाली। यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर, फोर्स फीड सिस्टम। सेमी फ्लोटिंग पिस्टन पिन जिनमें लगा रहता है तो वहां पर लुब्रिकेशन सिस्टम का फोर्स फीड सिस्टम उपयोग में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिफाइंस एन आर्टिकुलेटेड व्हीकल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यक्त वाहन को परिभाषित करता है? तो आर्टिकुलेटेड व्हीकल को जोड़न वाहन, संयुक्त वाहन, या जो मतलब कि जब आगे ट्रक है पीछे ट्रॉली है तो ऐसे अगर व्हीकल होते हैं तो उनको आर्टिकुलेटेड यानी संयुक्त या जोड़न या व्यक्त वाहन के नाम से जाना जाता है। जब किसी ट्रक के पीछे लंबा जो ट्रेलर जोड़ा जाता है, ट्रेलर या सेमी ट्रेलर जो किसी अगर ट्रक के पीछे जुड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? यहां पर आर्टिकुलेटेड व्हीकल के नाम से जाना जाता है। यानी ए मोटर व्हीकल टू व्हिच ए सेमी ट्रेलर इज अटैच्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। यानी कि एक मोटर वाहन जिसमें एक अर्ध ट्रेलर जुड़ा होता है उसे हम आर्टिकुलेटेड व्हीकल के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 110 है, Which of the following is not a part of a small first aid kit box? यानी प्राथमिक उपचार जो पेटी होती है, किट बॉक्स होता है, तो किट बॉक्स होता है, इसमें इसका पार्ट नहीं है या उसकी सामग्री उसमें नहीं है। तो पैरासीटामोल की गोलियां बिल्कुल रखनी चाहिए, एडेसिव प्लास्टर चिपकने वाला प्लास्टर ये भी होना चाहिए, स्टेरिलाइज्ड आईपैड विसंक्रमित नेत्र पैड ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और ओआरएस सचेट्स यानी ओआरएस के पाउच ये भी होना चाहिए। तो यहाँ पर यानी कि आप यहाँ पैरासीटामोल की टेबलेट है और प्लास्टर रख सकते हैं, ओआरएस का घोल रख सकते हैं, ये तीनों रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये आपको रखने की आवश्यकता नहीं है ना। तो विसंक्रमित नेत्र पैड, तो यहाँ पर आंखों के लिए विसंक्रमित नेत्र पैड रखने की आवश्यकता नहीं होती। What does a flashing red signal indicates? चमकता हुआ लाल सिग्नल क्या दर्शाता है? यानी अगर रेड लाइट है वो जो फ्लैशिंग का मतलब है लगातार ऑन ऑफ हो रही है, तो यहां पर फ्लैशिंग रेड सिग्नल है तो यहां पर इसका मतलब है आपको कंप्लीटली स्टॉप एंड प्रोसीड व्हेन द रोड इज सेफ एंड क्लियर। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पूरी तरह से रुकें और तभी आगे बढ़ें जब सड़क सुरक्षित और साफ होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 यानी 112, व्हाट इज द 2 second rule to maintain a reasonable distance between your vehicle and your front vehicle? यानी 2 सेकंड का रूल क्या है? आपके वाहन और आपके सामने वाले वाहन के बीच की उचित दूरी बनाए रखने के लिए 2 सेकंड का नियम है, वो क्या है? आप सभी को पता होगा 2 सेकंड का रूल ये कहता है आपसे आगे जो चल रहा वाहन है उससे आप कितने पीछे रहेंगे, तो वो रहेगी 2 सेकंड की दूरी। यानी आपकी गाड़ी 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है उतनी दूरी आपको आगे चल रहे वाहन से पीछे आपको रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 2 seconds टाइमिंग टू रीच द व्हीकल इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने वाले वाहन तक पहुंचने के लिए 2 सेकंड का जो समय होगा वही आपकी सेफ डिस्टेंस यहां पर कहलाती है, और इसे हम सेफ डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, सेफ डिस्टेंस। ठीक है ना। उस सेफ डिस्टेंस क्या होती है? 2 सेकंड में जितनी दूरी आपकी गाड़ी तय करती है वही दूरी आप दोनों गाड़ियों के बीच में आपको रखनी है। प्रश्न संख्या 113 है, यहां पे आप एक सिग्नल देख रहे हैं, इन रेखाओं को क्या कहा जाता है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है और पहली बार एग्जाम में इस प्रकार का साइन आया है। आपको अगर ये प्रश्न आ रहा है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं इस प्रश्न का जवाब आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही गजब का प्रश्न यहां पे पूछा गया है, पहली बार सिग्नल से संबंधित प्रश्न है। देखते हैं, आप कहते हैं सिग्नल सरल है तो इसका जवाब देके बताओ आप। प्रश्न संख्या 114, What is the ideal distance between the rear of the front vehicle and the front of the rear vehicle while being towed? यानी कि खींचे जाने के दौरान सामने वाले वाहन के पिछले हिस्से और पीछे वाले वाहन के अगले हिस्से के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? यानी एक गाड़ी यहां पे है, एक गाड़ी यहां पे है, इनको हम करेंगे टो। तो ये दोनों के बीच की जो दूरी है, ये इसका फ्रंट है, ये इसका रिवर्स है, इसका फ्रंट है, इसका रिवर्स है। तो ये है आगे, ये है आगे और ये है पीछे, ये खराब गाड़ी है। तो यहां पर आगे वाली गाड़ी का रियर एंड और पीछे वाली गाड़ी का फ्रंट एंड,
यहां पर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसकी जो मैक्सिमम जो लिमिट होती है, लेंथ होती है, वो 5 मीटर होती है। आप किसी खराब गाड़ी को अगर टो करके ले जाते हैं तो यहां पर आप जो है 5 मीटर से ज्यादा लंबी रस्सी नहीं लगा सकते। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। What should be the first aid in case of chest or abdomen injury? छाती या पेट में चोट लगने पर प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए? छाती या पेट के ऊपर चोट लगी है, देखो ध्यान से। कवर द वाउंड विथ ए वेट क्लीन क्लॉथ, यानी घाव को गीले साफ कपड़े से ढकें। यहां पर चलो ठीक है, गीले और साफ कपड़े से आप घाव को गीले साफ कपड़े से ढक रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, घाव को ढक सकते हैं। अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ऑन द वाउंड, आपको पता है पेट पर है, छाती पर है, तो यहां पर आप डायरेक्ट प्रेशर नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा। रेज द इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर के घायल हिस्से को उठाएं। अब यार पेट है और छाती है तो इसको कैसे उठाएंगे? आप नहीं उठा सकते, हाथ पांव होता तो आप उठा सकते थे, तो ये भी गलत होगा। गिव द पेशेंट समथिंग टू ईट और ड्रिंक, रोगी को कुछ खाने या पीने के लिए दें। अब जब यार पेट में गड़बड़ है तो आप खाने पीने के लिए नहीं दे सकते उसको कुछ भी, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कवर द वाउंड विथ ए वेट क्लीन क्लॉथ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब यहां पर देखो, व्हाट डज दिस रोड मार्किंग इंडिकेट, यह सड़क चिन्ह क्या आपको संकेत दे रहा है? आप क्या देख पा रहे हैं? यहां पर एक एरो इधर जा रहा है, एक एरो इधर जा रहा है, यानी कि दो तरफा यातायात है। निरंतर लेन से टूटी हुई लाइन लेन बदलने की अनुमति देती है। ऑप्शन नंबर 3 है, कंटिन्यूस टू ब्रोकन लाइन अलाउ लेन चेंजिंग, बिल्कुल हम कह सकते हैं यहां पर नहीं थी लेकिन यहां से आगे बढ़ गए हैं तो टूटी हुई लाइन है तो आप ओवरटेक करते समय इसको पार कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। बी है, ब्रोकन टू कंटिन्यूस लाइन अलाउ पार्किंग, यानी यहां पर ब्रोकन है, यहां पर देखो ब्रोकन लाइन है और ये गाड़ी यहां आ चुकी है तो अब ये ओवरटेक नहीं कर सकती है ना, तो ये गलत हो जाएगा। कंटिन्यूस टू ब्रोकन लाइन डज नॉट अलाउ लेन चेंजिंग, कंटिन्यूस टू ब्रोकन, यहां कंटिन्यू थी यहां ब्रोकन है तो ब्रोकन पे ये कह रहा है नॉट अलाउ, तो ये गलत हो जाएगा, अलाउ होता है। ब्रोकन टू कंटिन्यूस, यानी कि यहां से मैं बताऊं आपको, ब्रोकन टू कंटिन्यूस का मतलब है यहां से आप यहां आ गए हैं। लाइन डज नॉट अलाउ पार्किंग, पार्किंग अलाउ नहीं है यार, बीच में जो रोड है इसका पार्किंग से क्या ताल्लुकात है? मतलब कि ये कह रहा है आप कंटिन्यूस टू ब्रोकन, अगर आप यहां से यहां बढ़ते हैं तो आप अलाउ है लेन चेंजिंग के लिए, आप लेन चेंज करने के लिए इस लाइन को क्रॉस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहां पे 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 117, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स ए वैलिड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड, निम्नलिखित में से किसके लिए वैध बीमा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होता है? आपको बीमा की आवश्यकता कब होती है? वैसे तो आप अपनी गाड़ी को रोड पर जब यूज में लेते हैं तो यहां पर आपके पास में जो है इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसके लिए हम फॉर्म संख्या 51 में इंश्योरेंस को प्राप्त करते हैं। यहां पर है चेंज ऑफ एड्रेस इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र में पता परिवर्तन। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि पंजीकरण प्रमाण पत्र पर स्वामित्व का हस्तांतरण। हाइपोथेकेशन टर्मिनेशन, यानी दृष्टिबंधक समाप्ति, यानी जो आपने ठेका लीज पट्टे पर जो रख रखी है, लीज पर रख रखी है गाड़ी को, उसको समाप्त करना। हाइपोथेकेशन एडिशन, यानी दृष्टिबंधक जोड़, आप उसको और भी आगे है वो गिरवी इसको रख देते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 और 4 यानी सी और डी तो दोनों गलत हो जाएंगे। यहां पर जो बीमा प्रमाण पत्र की आवश्यकता मेन चीज होती है, जब भी आप ओनरशिप को ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास में इंश्योरेंस होनी ही चाहिए, अन्यथा आपको यहां पर जो व्हीकल जो है ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 118, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए मोटर व्हीकल टोविंग अनदर व्हीकल अदर देन ए ट्रेलर, यानी ट्रेलर के अलावा किसी अन्य वाहन को खींचने वाले मोटर वाहन की अधिकतम गति क्या होनी चाहिए? जब आप किसी, यानी कि ट्रेलर नहीं है, यानी आप किसी दूसरे वाहन को पीछे जोड़कर आप उसको टो करके ले जा रहे हैं, पीछे जोड़ के ले जा रहे हैं, तो यहां पर जो आगे से खींच रहा वाहन है उसकी जो गति होती है वो कितनी हो सकती है? यहां पर आप सभी को पता होगा, अगर काम चल रहा है, यानी कि मैं आपको बताऊं, एक तो वर्क चल रहा हो, वर्क, एक पुलिस अगर जा रही है, पुलिस, ठीक है, एक एजुकेशन कोई स्थान आ जाए एजुकेशन का, ठीक है, और एक अगर टो करके किसी व्हीकल को ले जा रहे हैं,
ठीक है। तो यहां पर ऐसी चीजों पर आपको जो व्हीकल की मैक्सिमम स्पीड होती है वो 25 किलोमीटर या 24 किलोमीटर, एग्जैक्ट डाटा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 24 नहीं होने पर हम 25 को करते हैं। इस प्रश्न में 24 भी आ गया है, 25 भी आ गया है, तो हम 24 को प्राथमिकता देंगे। 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा गाड़ी पर आप स्पीड पर गाड़ी को नहीं यूज कर सकते। ऑप्शन नंबर यहां पे बी राइट आंसर हो जाएगा। Which component of an IC engine holds the combustion chamber? आईसी इंजन का कौन सा घटक दहन कक्ष रखता है, यानी कंबशन चैम्बर कहां होता है? आप सभी को विदित होगा, ये सिलेंडर जो है आपका ब्लॉक है और इसके ऊपर यहाँ पे सिलेंडर हेड होता है। तो यहाँ पर जो खोखला भाग होता है ना, तो इसके लिए जो कंबशन चैम्बर होता है यहाँ बना होता है। जैसे एक सिलेंडर हो रहा है तो यहाँ पर भी इसके लिए बना होता है। तो ये जो कंबशन चैम्बर है जहां पे फ्यूल जलता है, तो ये हमेशा सिलेंडर हेड में बना होता है। कहां बना होता है? सिलेंडर हेड में। कंबशन चैम्बर कहां बना होता है? सिलेंडर हेड में बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following is a principle to be followed while leaving the green tax on vehicles to tackle pollution? प्रदूषण से निपटने के लिए वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाते समय निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए? बहुत ही गजब का प्रश्न यहां पर है। तो यहां पर आप सभी को पता होगा, ग्रीन टैक्स जब लगाते हैं तो पीयूसी के लिए जो ग्रीन टैक्स अलग से लगता है, तो उस टैक्स के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है? तो यहां पर 20 वर्ष से अधिक पुराने परिवहन वाहन, 3 वर्ष से अधिक पुराने इलेक्ट्रिक वाहन, 4 वर्ष से अधिक पुराने कृषि वाहन, 15 साल बाद निजी वाहन। तो जो ग्रीन टैक्स लगेगा वो पर्सनल व्हीकल पे आफ्टर 15 ईयर्स यहां पे लगेगा। बहुत ही गजब का प्रश्न है। ग्रीन टैक्स गाड़ी पे कब लगाया जाता है? जब कोई जो प्राइवेट गाड़ी है अगर 15 साल से ज्यादा पुरानी हो गई है तो वहां पर उसका पीयूसी के साथ साथ में ग्रीन टैक्स भी लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि अब 15 साल से पुराना व्हीकल अगर है तो इसका मतलब है कि वो पॉल्यूशन ज्यादा कर रहा है, और पॉल्यूशन कर रहा है मतलब पेड़ पौधों को नुकसान हो रहा है। जो आप ग्रीन टैक्स के रूप में पैसे देंगे, हम आपके लिए हरियाली करेंगे और पेड़ पौधे लगाने का काम करेंगे। इसीलिए जो है 15 साल बाद प्राइवेट गाड़ियों का पीयूसी के साथ साथ ग्रीन टैक्स भी आपको यहां पर भरना पड़ता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको उस प्रश्न पे लिए चलता हूं जो मैंने अभी आपको बताया था, और वो प्रश्न था मेरे हिसाब से कौन सा था? 113 था यार, ये था। ये संकेत क्या है? व्हाट आर दिस लाइन्स नाउन एज? इन रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो ये साथियों गिव वे के लिए है। गिव वे का नाम तो आपने पढ़ा होगा, गिव वे रास्ता दें, इसके लिए होता है रास्ता 2 लाइन। ठीक है ना, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपने कभी भी ऐसा सोचा ही नहीं था कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या? ये तो जो बीच में रोड के संकेत होते हैं उन्हीं टाइप की लाइनें आपको लग रही है, लेकिन ये पहली बार यहां पर इस पेपर में भी इस टाइप के सवाल भी पूछे गए हैं। तो यानी कि एग्जामिनर को प्रश्न कहां से मिल जाते हैं, आप इनका देखो थोड़ा सा गेस करो आप, है ना। तो बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आज का पेपर आपने कंप्लीटली देख लिया होगा। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये जो पेपर था JKSSB 2023 का पेपर था, और 120% टोटल मैंने करवा दिए हैं, और तीनों को मैंने 3 पार्ट में करवाए। पहले में 1 से 40, दूसरे में 41 से 80, और तीसरे में यहाँ पे 81 से 120। तीनों सेशन मैंने ले लिए हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इन सेशंस की PDF आप प्राप्त करने के लिए आप स्टडी@home ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और ड्राइवर से संबंधित एक बेहतरीन जो ऑनलाइन कोर्सेज है और या कंटेंट आपको अगर प्रोवाइड जो करवाना है, तो यहाँ पर आप जो हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्टडी@home ऐप के ऊपर आपको ये कंटेंट प्रोवाइड हो जाएगा, और हेल्पलाइन आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो ये सेशन लिया गया आपको समझ में आया होगा। ये सेशन मैंने इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में लिया है। आप सभी को विदित होगा कि हम हिंदी मीडियम के आदमी हैं, हम हिंदी को ज्यादा समझते हैं, ज्यादा समझाते हैं, और पढ़ाने में भी हम हिंदी में बहुत अच्छा पढ़ा देते हैं। इंग्लिश में हमें दिक्कत आती है, क्योंकि इंग्लिश यार हमको खुद को नहीं आती, हम कहां से पढ़ाएंगे, है ना। फिर भी हमने आप लोगों के लिए जो यहां पर इंग्लिश में जो पढ़ते हैं या इंग्लिश में जो इस सेशन को लेना चाहते हैं, उनके लिए आप लोगों के लिए हमने दिन और रात एक करके हिंदी वाले सेशंस को यहां पे इंग्लिश में करने का प्रयास किया है, केवल और केवल आप लोगों के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आ रहा है या नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा बताएं। इंग्लिश वाले भी स्पेशल कैंडिडेट जो है ना हमारे लिए, तो इंग्लिश वाले सभी सेशन को थोड़ा सा इसको बताएंगे कि आपको ये समझ में आता है या फायदा होता है या नहीं होता है। भी इंग्लिश में हम आपको साथ साथ में करवा रहे हैं, हिंदी के साथ में इंग्लिश, तो इसका आपको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसके साथ ही बताना चाहूंगा, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों।